औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear first year student, it's chapter 6 about fluid dynamics. In our previous lecture, we have discussed equation of continuity, which was relating area of cross section and speed of the fluid. Speed of the fluid was inversely proportional to area of cross section through which the fluid is flowing. In today's lecture, we will discuss Bernoulli's theorem. Bernoulli's theorem relates pressure, height and speed of the fluid. बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो हाइट, प्रेशर और स्पीड ऑफ फ्लूइड को क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, एंड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय बर्नौली इन 1738. So this theorem relates pressure, speed and height of the fluid. So what does this theorem says? This theorem says that the sum of kinetic energy, potential energy and pressure of the fluid at any cross-sectional area is always constant. The sum of kinetic energy, potential energy and pressure of the fluid at any cross-sectional area is always constant. यानी अगर irregular shape area का एक पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो करता है, और याद रहे कि हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं तो वो आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, स्टैकिंग फ्लूइड नहीं होता. फ्लूइड की मकदार जो है वो कम ज़्यादा नहीं होता कि जहाँ पर मास इन करता है वहाँ पर जितना लीव करता है तो इन और जो लीविंग है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने पढ़ा था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, और ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. यानी बर्नौलीज़ थ्योरम is the law of conservation of energy. So the sum of kinetic energy, potential energy and pressure of the fluid at any cross sectional area is always constant. किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यहाँ हो, ये देखो बड़ी एरिया है, यहाँ छोटी हो, यहाँ पर जो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट की वजह से है, और प्रेशर जो है फ्लूइड का, इन तमाम का मजमुआ जो होता है वो बराबर होगा इस छोटी एरिया में सम ऑफ प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का. ये बर्नौलीज़ थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है कि किसी भी पॉइंट पे, यानी जहाँ पर पानी अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया में बहता है, पाइप में बहता है इर्रेगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो किसी भी जगह पे अगर आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर का सम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली. नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन. फॉर दैट कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through a pipe of irregular area of cross section is shown in figure. You see this figure. This is a bigger area, we named it A1. This is a smaller area, we named it A2. The velocity of the fluid through the bigger area is V1 and the velocity of the fluid through smaller area is V2. The height of A1 from the ground is H1. The height of A2 from the ground is H2. If delta M mass is passing over here, then delta M mass will leave over here. देखो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है. जो बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको A1 नाम दे दिया, यहाँ पर प्रेशर P1 है और वेलोसिटी V1 है. और इस छोटे एरिया पे क्या है, इस ये A2 है और वेलोसिटी V2 है, और इसका हाइट ज़मीन से H2 है, जबकि बड़े एरिया A1 का ज़मीन से हाइट क्या है, H1 है. तो आपने ये देखा.
सपोज V1 बी द स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1। V1 जो है वो स्पीड ऑफ द फ्लूइड है थ्रू A1। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड व्हाइल पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह बिल्कुल S इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला इस्तेमाल करो तो डेल्टा x1, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या है, डेल्टा x1 है। तो डेल्टा x1 क्या है, V1 डेल्टा T आ जाएगा। और P1 जो है प्रेशर एट द अपर एंड ऑफ द पाइप, F1 इज इक्वल टू P1 A1 इज द फोर्स एट द अपर एंड A1। P1 जो है ये देखो इस प्रेशर क्या है, P1 है, और जो फोर्स है वो क्या होगा, आपको प्रेशर पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो फोर्स क्या आ गया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो F1 इज इक्वल टू P1 A1 आ जाएगा। ये फोर्स है एट A1 जो फ्लूइड क्या करता है, एग्जर्ट करता है। नाउ द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट इज, मीनिंग दैट फ्लूइड आगे होता है, प्रोसीड कर रहा होता है, और बाकी फॉलोइंग होता है। तो फॉलोइंग वाले आगे को जो पुश करते हैं, आगे की जाने पुश करते हैं, तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, डेल्टा W1 F1 डॉट डेल्टा x1, और ये आ जाएगा F1 डेल्टा x1 का 0 आ जाएगा, बिकॉज फोर्स एंड डेल्टा x1 बोथ आर along the same direction, so we get F1 delta x1 that will come out to be P1 A1 delta x1. This is equation 1. This is equation 1. आपने देखा कि P1 एंड A1 पर प्रेशर है, फोर्स A1 पे जो फ्लूइड एग्जर्ट करता है वो P1 A1 है। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी का फार्मूला याद है आपको, F1 डॉट डेल्टा x1 होगा, चूँकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक है, तो F1 डेल्टा x1 का 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा F1 डेल्टा x1 आ जाएगा। F1 की जगह हमने P1 A1 ये जो है लगा दिया, तो P1 A1 डेल्टा x1। आप बजाय और कैलकुलेशंस के आप बाय सिमिलर आर्गूमेंट्स आप E2 पे कर सकते हो, लेकिन अब देखो V2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है और वहाँ पर स्पीड V2 है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड व्हाइल पासिंग थ्रू सेक्शन A2 इज डेल्टा x2 V2 डेल्टा T, V2 डेल्टा T, यानी S इज इक्वल टू VT का फार्मूला। इसी तरह P2 जो है प्रेशर एट द लोअर एंड है, और फोर्स जो है ये क्या है, P2 A2 लोअर एंड A2 पर। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स एट द लोअर एंड A2 will be, एट द लोअर एंड A2 will be क्या होगा, डेल्टा W2 F2 डॉट डेल्टा x2 F2 डेल्टा x2 cos 180, तो इससे आ जाएगा माइनस F1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल्टा x2। ये देखो ये F2 जो है ये आप P2 A2 के बराबर है, तो F2 के बजाय हमने क्या कर दिया, F2 के बजाय हमने इसकी कीमत लगा दी। क्या लगा दी, इसकी कीमत लगा दी। जब इसकी कीमत हमने लगा दी तो क्या आ गया, माइनस P2 A2 डेल्टा x2 आ गया। द टोटल वर्क डन इज नाउ डेल्टा W2 इज इक्वल टू W डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। तो W क्या आ जाएगा, P1 A1 डेल्टा x1 कीमत लगा दी ऊपर से, और W2 क्या आ जाएगा, माइनस P2 A2 डेल्टा x2। याद रखना कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ गया, ये देखो यहाँ पर जो प्रेशर जा, ये देखो ये लिक्विड यहाँ जा रहा है, तो आगे वाला जो उससे लिक्विड है जो पीछे वाले को पीछे की जानिब धकेलता है, पीछे की जानिब धकेलता है, यानी जो लिक्विड आगे गुजर गया उसके पीछे आने वाले को ये रिजिस्ट करेगा U, तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डेल्टा x2 के दरमियान क्या होगा, यानी फोर्स आपका इस डायरेक्शन में होगा इसका, और डेल्टा x2 क्या होगा, उस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होगी, 180 आ जाएगी। तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन आ गया है। इनमें से अगर आप देखें कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था कि A1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा x2 सेम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ये वॉल्यूम है बेसिकली फ्लूइड का थ्रू A1 है, और ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है थ्रू A2, ये दोनों बराबर होंगे, तो सेम वॉल्यूम, तो क्या आ जाएगा, A डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा V। यहाँ पर ये डेल्टा V जो है ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोन थ्रू A1 एंड A2 विच विल बी इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक सेम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड क्या करेगा, पास करेगा हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे।
तो अब जनाब वर्क इज इक्वल टू P1 A डेल्टा x minus P2 A delta x2. A delta x2 rather A delta x1 and A delta x2, they are equal. So when they are equal, so we are going to take common A delta x from these two factors. We get P1 minus P2 multiplied by A delta x. P1 P2 ये कॉमन नहीं है, A डेल्टा x यहाँ पर भी मौजूद है, A डेल्टा x यहाँ पर भी मौजूद है, A डेल्टा x यहाँ पर भी मौजूद है, ये कॉमन ले लिया आपने तो P1 माइनस P2 A डेल्टा x आ जाएगा। और ये A डेल्टा x बेसिकली किसके बराबर है? डेल्टा V के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोन है। ये इक्वेशन 2 हो गया आपके पास। नाउ यू नो दैट द डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड हेंस द वॉल्यूम विल बिकम मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? m बाई रो, m डिवाइडेड बाई रो, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उससे अगर हम ये वॉल्यूम निकालना चाहें तो m बाई रो आ जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में डेल्टा v की जगह m बाई रो हमने लगा दिया, तो w ये आ जाएगा आपके पास क्या? m बाई रो। यू विल गेट m डिवाइडेड बाई रो, m divided by rho. So this is equation number 3. So that is the total work done by the fluid while passing through the area of cross sections A1 and A2. Now you are aware of the work energy theorem. वर्क एनर्जी थ्योरम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वर्क के चैप्टर में कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। Work done is equal to change in energy. That was the work energy theorem. Here you see that kinetic energy as well as potential energy both are changing because height are different. Height of A1 and A2 from the ground are different and speed through A1 and A2 are also different. So the work done will be equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. It will be the sum of change in kinetic energy plus change in potential energy. वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक आपने पढ़ा था कि जो वर्क डन है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर है। यहाँ पर दो एनर्जी में चेंज आ रहे हैं, काइनेटिक में भी चेंज आ रहे हैं और पोटेंशियल में भी आ रहे हैं। तो वर्क डन क्या होगा? सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो ये देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो अगर आप कंपेयर कर दे, ये देखो ये वर्क डन जो आप फ्लूइड का कैलकुलेट किया वो ये है आपके पास, और वर्क एनर्जी थ्योरम से जो आपके पास आ गया वो ये आ गया। दो बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्या है? इक्वल है। तो अब क्या करें? ये अगर आप ज़रा देख लें उसको कि कंपैरिजन से क्या हो गया? ये और ये बराबर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर है, तो ये वाली इक्वेशन ये वाला बराबर होगा इस वाले टर्म के। तो ये देखो यहाँ पर हमने लिख दिया P1 माइनस P2 m बाई रो इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1, ये आ जाएगा। अब देखो उसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने के बाद ये देखो P1 माइनस P2, तो ये क्या आ जाएगा? ये देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा? इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दिया, ये जो है m कट जाएगा, ये m नीचे आ जाएगा, ये काट देगा, ये काट देगा, चारों में m कट जाएगा। अगर हम इनमें से चारों में m कॉमन ले लो तो ये m उस चार इसके साथ कट जाएगा, तो रो इधर आती जाएगी, रो हर एक टर्म के साथ इधर लगती जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्या आ जाएगा? m तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gh2 माइनस रो gh1। तो इससे क्या आ जाएगा? रीअरेंज कर लो। P1 यानी इसको इधर ले जाओ, ये देखो ये वाला इधर ले आओ P1, और ये माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर है तो उसको उस तरफ ले आने से प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस रो gh1 है तो उसको इधर लाओ तो रो gh1 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। तो आपने देखा कि
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पर सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 पे प्रेशर के सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन तमाम के सम के बराबर हैं। यानी किसी एक पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम बराबर होता है दूसरे पॉइंट पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। और सिंपली यू कैन से दैट द सम ऑफ प्रेशर, kinetic energy and potential energy is always constant. This is Bernoulli's equation. This is what we call Bernoulli's theorem, and it plays a very vital role in our day-to-day life. How to calculate speed of the fluid and many more things. इसके लिए हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग सिस्टम है, फलाना चीज़ें वो हैं, इस तमाम चीज़ों में हम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। अब बर्नौलीज़ थ्योरम का हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उस पर आ जाओ। दिस थ्योरम is an essential tool in analyzing plumbing system, hydroelectric generation stations and flight of aeroplane and many more. ये थ्योरम जो है ये बेसिक टूल है प्लम्बिंग सिस्टम, यानी मतलब कि ड्रिलिंग करना है, फलाना करना है, वो करना है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक जनरेशन स्टेशन में, एरोप्लेन्स उड़ने में और उसमें ये तमाम चीज़ों में ये क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। According to Bernoulli's theorem, the sideway pressure is inversely related to the speed of the fluid. यानी अगर फ्लूइड तेज़ चलता है तो इसके गिरदो नवाह में प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है, और अगर फ्लूइड स्लो फ्लो करता है तो उसकी गिरदो नवाह में जो है प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। यानी स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ इनवर्सली रिलेटेड to the sideway pressure of fluid. ये है बर्नौलीज़ इक्वेशन का जो है। अब देखो हम आते हैं इसके और जो एप्लीकेशंस है बर्नौलीज़ थ्योरम के, वो हम कर लेते हैं। जेट्स एंड नोजल्स, आपको पता है जेट्स जो हैं वो बारीक सा वो होता है और उसमें हवा तेज़ी से जो है वो निकलती हैं, जेट्स और नोजल्स का। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो कैन बी मेड फास्टर थ्रू नैरो जेट्स। द स्मॉलर इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट्स, द ग्रेटर इज़ द इंक्रीज इन स्पीड एंड सो ग्रेटर इज़ द प्रेशर ड्रॉप। V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये बर्नौलीज़ में क्या कहते हैं कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती हैं वहाँ पर प्रेशर क्या करता है, ड्रॉप करता है। देखो मैं आपको छोटा एग्जांपल अभी प्रेजेंट करके देता हूँ। ये देखो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है और कागज़ यूँ ऊपर उठ रहा है, ये दोबारा एक दफ़ा देख लो। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी एग्जांपल्स है। आपके घर में वैक्यूम क्लीनर है, उसका जो पाइप होता है जिस पे हवा निकलती है, आप एक प्लास्टिक बाल ले लो, उस बाल को उसके ऊपर आप कर लो तो वो बाल जो है हवा में खड़ा रहेगा। दैट विल बी बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज़ इक्वेशन, कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा, ऊपर का स्पीड ज़्यादा होता है फ्लूइड का तो प्रेशर कम होता है, और नीचे से जो टच कर रहा होता है एरिया को वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होता है तो वो हवा में मुअल्लक रहता है, हवा में जो है वो खड़ा रहता है। दैट इज़ बर्नौलीज़ इक्वेशन। ये तो जेट्स एंड नोजल्स, जिस तरह साइकिल्स वगैरह में आप देखते हैं ट्यूब में जेट्स और नोजल लगे होते हैं। इसी तरह आज जो फिल्टर पंप्स आपने देखा होगा जिससे आप वो करते हैं क्लीनिंग वगैरह जो होती है फिल्टर पंप होता है। आपने देखा होगा गाड़ी की जाली वगैरह जो है वो क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो उसको साफ़ करने के लिए जब आप उस पर चले जाते हो, धोने के लिए चले जाते हो, वाश के लिए, कार वाश के लिए चले जाते हो, तो उसमें उसको फ़िल्टर पंप जो है उसको भी साफ़ किया जाता है। अ फिल्टर पंप कंसिस्ट ऑफ नैरो जेट इन द मिडल। When water from tape reaches this section, it speeds up according to the equation of continuity. This causes pressure drop near it according to Bernoulli's equation. The air thus flows
in from the side tube to which the vessel is connected. The air and water together are forced to bottom of the filter pump, और इस तरह उसको क्लीन किया जाता है। इसका थोड़े थोड़े एनिमेशंस या वीडियोस देख लिया करो, इन नो टाइम आपको क्लियर होता जाएगा। इंजन कार्बोरेटर, it works on the same principle as that of filter pump. The engine suck in air which rushes past the fine nozzle of the pipe connected to the petrol tank with a high speed. This lowers the air pressure at the top of the nozzle. This creates pressure difference between the top of jet and interior of petrol tank. The pressure at exterior is less than pressure inside the tank. Thus, some petrol will be forced out of the tank. The petrol vapors mixes with the air and provides the petrol mixture for the engine to be burned out. ये देखो आपके पास क्या है, बिल्कुल ये स्प्रे पंप हो या पेट्रोल का वो, ये देखो फ़र्ज़ करिए ये स्प्रे पंप है, ये स्प्रे हैं या पेट्रोल का वो है। ये देखो यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, इस वाले इसको ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, उसको जब आप दबा लेते हो, इसको आप प्रेस कर लेते हो, क्या कर लेते हो, इसको यू प्रेस कर लेते हो, प्रेस, ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है ना इस पर, इसको प्रेस कर लेते हो तो इधर से हवा तेज़ी से निकल जाती है इसके ऊपर। ये देखो ये नोज़ल है, सॉरी ये जो है ये नोज़ल है, ये आपका जो है स्प्रे है, इसके अंदर क्या है लिक्विड है या पेट्रोल है या जेट इंजन वो ले लो, कार्बोरेटर वाला वो ले लो, तो ये है इसके अंदर, यहाँ पर पाइप लगा होता है, इस इधर से आप उसको क्या कर लेते हैं, दबा लेते हो। जब दबा लेते हो तो तेज़ी से हवा यूँ गुजर जाती है, तेज़ी से हवा गुजर जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है इस रीजन में। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो अंदर का प्रेशर तो ज़्यादा होता है, तो नीचे से क्या होता है, पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है या नीचे से स्प्रे निकलना शुरू हो जाता है और इसी तरह जो है वो क्या होता है, स्प्रिंकल हो जाता है। ये देखो यहाँ पर आपने उसको प्रेस किया तो यहाँ पर एयर स्पीड ज़्यादा हो गया। जब एयर स्पीड ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ चीज़ें जो है वो निकलती हैं, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाता है, निकल जाता है ये। सो दिस इज़ अबाउट द इंजन कार्बोरेटर के पेट्रोल का ये टैंक होता है। ये देखो ये टैंक है पेट्रोल का और उसमें से तेज़ी से हवा यहाँ पर गुजर जाती है तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो अंदर का प्रेशर तो टैंक का ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है और उसका मिक्सचर जो है वो जाता है, जलता रहता है और इसी तरह पेट्रोल गाड़ी का इंजन जो है वो काम करता रहता है। नेक्स्ट इज़ टॉरी-सेलीज़ थ्योरम। द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ Torricelli's theorem. Torricelli's theorem, that is the next application of the Bernoulli's. अब हम आते हैं, the speed of efflux of ideal fluid through a narrow opening of a huge reservoir is equal to the speed of the freely falling object at the level of the opening when allowed to fall from the top surface of the fluid level. The speed of efflux outgoing fluid through a narrow opening of a huge reservoir is equal to the speed of the freely falling object when dropped from the level of the height of the fluid. देखो ये आपके पास दिखाई दे रहा है, ये देखो ये एक रिजर्वायर है, रिजर्वायर जिसमें कोई चीज़ जमा हो रही है उसको रिजर्वायर कहते हैं। ये वाटर है तो वाटर रिजर्वायर है, ये पानी से भरा हुआ है, ये रिजर्वायर है। ये देखो ये कर्सर देख रहे हो, दिस इज़ अ रिजर्वायर, ये पानी से भरा हुआ है। ये नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग। यहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड फर्ज करें V1 है और प्रेशर P1 है, V1 है, प्रेशर P1 है, V1 है और प्रेशर P1 है। ये कहता है कि यहाँ से जो निकलने वाला स्पीड है ये V1, और अगर इसी हाइट से हम एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को गिरा दे, पत्थर को गिरा दे, किसी और को गिरा दे, तो जो लेवल ऑफ द ओपनिंग है
वहाँ पर इस बॉल का स्पीड भी v1 के बराबर होगा। यानी इस सुराख से निकलने वाले पानी का स्पीड और जो पत्थर यहाँ पर गिर रहा है उसी हाइट से, जिस हाइट पे वाटर है उस हाइट से आपने पत्थर गिरा दिया, तो पत्थर की वेलोसिटी एट द लेवल ऑफ द ओपनिंग वो भी बराबर होगी। यहाँ से पानी के निकलने का स्पीड और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड यहाँ पर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो, कंसिडर अ ह्यूज रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर ऑफ हाइट y2, ये देखो y2 is completely filled with water. The reservoir has narrow opening or hole at its bottom at y1 height from the lower level. ये देखो पानी का लेवल है, एक टॉप लेवल है, एक लोअर लेवल है। तो लोअर लेवल से ये y1 पर है, क्या है, लोअर लेवल से ये सुराख जो है ये क्या है, ये y1 हाइट पर है। The liquid will emerge out of the hole with a very high speed, which is equal to the speed of the freely falling liquid at the bottom of the tank. At the bottom of the tank, the liquid will emerge out of the hole with a very high speed. ये liquid जो है इस होल से निकले हाई स्पीड से, जो कि बराबर होगी फ्रीली फॉलिंग वाटर होगी, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगी, उसके बराबर होगी एट दैट एरिया। So the pressure 8.1 into at the top and bottom is atmospheric pressure। चूँकि इस तमाम उस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अमल कर रहे हैं, तमाम जो रिजर्वायर है एटमॉस्फेरिक, तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P हो जाएगा। P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू। अब देखो, अगर ये सुराख बहुत छोटा है, तंग है, तो ये पानी का लेवल यहाँ से ऊपर से नीचे आने में बहुत स्लो आएगा। मैंने क्या कहा, अगर ये फ़र्ज़ करिए ये कमरा सारा पानी से भरा हुआ है और आपने एक नैरो सा सुराख उसमें करवा दिया है, तो कमरे में जो टॉप पानी है वो स्लो आता जाएगा। कि हम उसकी स्पीड को क्या करेंगे, स्पीड को ऑलमोस्ट क्या करेंगे, नेग्लिजिबल वो करेंगे। और V1 जो है वो स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू होल है। V1 इज़ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड थ्रू होल है, थ्रू द ओपनिंग A1 है। Is the reservoir is large and the opening is small, so the speed of the lowering of the top level of fluid is negligible. V2 is equal to 0 at H2 या Y2। देखो ये Y2 है आपके पास, या H2 उसको आप कह सकते हैं। ये देखो यहाँ से जो पानी आएगा ना ऊपर से नीचे स्लो आएगा ना, तो वो ऑलमोस्ट स्पीड बड़ा स्लो होगा, क्योंकि ओपनिंग बड़ा नैरो है। तो इसलिए हम V2 को क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। सपोज रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, तो बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई करो। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ज़रा देख लो, आपके पास ये V2 क्या है, 0 के बराबर है। क्या है, V2 0 के बराबर है। बट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H, या Y2 माइनस Y1 इज इक्वल टू H। ये देखो ये Y2 है और ये Y1 है, तो ये आपके पास क्या आएगा, H आ जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू V एंड V2 इज इक्वल टू 0। आल्सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो है ये P1 और P2 बराबर है, तो ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे। ये V2 0 है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू rho GH2, which on rearranging we get half rho V square is equal to rho GH2 minus rho GH1. Now rho G is common, then H2 minus H1 या Y2 minus Y1, so that will give you rho GH. So half rho V square will become equal to rho GH. Now V2 is equal to 2GH. V is equal to 2GH. This is the velocity of the fluid emerging through the hole, effluxing through the hole, जो कि फ्लक्स से, जो कि बाहर निकलती हैं होल से, ये क्या है, 2GH। ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द फ्लूइड पे और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो क्या आ जाएगा,
अब देखो फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर हम करें, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है थ्रू द ओपनिंग। नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू डू इट फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यहाँ से ये बाल हैं, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, यहाँ आ रहे हैं इधर ये हाइट h तक, यानी ये लेवल ऑफ द, ये हमने कहा था कि लेवल ऑफ द ओपनिंग पे इसकी स्पीड यानी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बराबर होगी किसकी, पानी के निकलने की स्पीड की थ्रू होल। अब देखो ये वाला हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए। आपको पता है कि वो इक्वेशन 2gh इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अगर यहाँ पर v1 है, यहाँ पर क्या है v2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, ये जो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई 0 है, इब्तिदा में बाल जो है वो रेस्ट में है, और वी एफ जो ही ये लेवल तक पहुंचता है यहाँ पर उसकी स्पीड v2 इज इक्वल टू वी के बराबर है। तो ये ज़रा देख लो, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, बिकॉज वी एफ वी के बराबर हमने ले लिया और वी आई हमने ले लिया 0, तो 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 2gh। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी के निकलने का स्पीड था और यहाँ पर जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड है, दोनों क्या है, बराबर हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ द फ्लूइड टू द level of the opening, at the level of the opening, at the level of the opening. The speed of E flux from an opening at depth h below the top of the surface of a liquid is equal to the same as the vertical velocity which a body would acquire falling freely through a height h. ये दोनों बराबर होंगे। So this is about the Torricelli's theorem. That is about the Torricelli's theorem. Now come to flow meter. Flow meter, which gives you the rate of flow of fluid through any cross-sectional area. Flow meter, flow meter. This is another application of Bernoulli. The device used to measure the rate of flow of liquid in a pipe is called Venturi meter or flow meter. Venturi meter or flow meter measure the rate of flow of fluid or liquid through any cross-sectional area. Venturi meter या blood flow या flow meter जो है वो आपको liquid का fluid किसी point पे मालूम करके दे देता है। So it is composed of horizontal wide tube of area of cross-section A1 on both ends. The two ends are connected together with a short narrow cylindrical tube called throat. ये देखो, ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया A1 है, इसका भी एरिया A1 है। ये जो है ये नैरो थ्रोट है। क्या है? दिस इज अ नैरो थ्रोट, नैरो थ्रोट, यानी इसके एंड पे A1 और मिडल में E2 है जो कि नैरो थ्रोट है, नैरो थ्रोट है। The cross section of the throat is E2. ये थ्रोट का क्रॉस सेक्शन E2 है और ये जो इन और आउट है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A1 के बराबर है। किसके बराबर है? A1। देखो, सपोज V1 स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट A1 एट बोथ एंड्स, P1 प्रेशर एट बोथ एंड्स एट A1, V2 is equal to speed of the fluid at the narrow throat area of cross section A2 and P2 is the pressure of the fluid at A2। ये देखो, ये A1 है, ये P1 है, इसको छोटा ले गया हमने, बड़ा ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या है, हाइट H1 है, ये भी आलमोस्ट H1 और H2 आलमोस्ट क्या है, बराबर हैं। ये देख रहे हो, आलमोस्ट बराबर हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, वो 0 होगा। यहाँ पर ये एरिया A2 है और यहाँ पर स्पीड क्या है, V2 है, V2 है। और ये जो है आपके पास कैपिलरीज है और इसके अंदर फ्लूइड, ये जो है ये फ्लूइड है, एक का लेवल नीचे है, दूसरे का ऊपर है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब आप देखो, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये पता है कि वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इनवर्सली रिलेटेड ईच अदर। ये बड़ी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, कम होगा। अब जब स्पीड कम होगा तो बर्नौलीज़ की इक्वेशन के मुताबिक क्या है,
स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेटेड है। यहाँ पर इस बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में स्पीड कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये देखो, ये फ्लूइड की हाइट ज़्यादा होगी। फ्लूइड की हाइट यानी यहाँ से पुश ज़्यादा मिलेगा उसको, फ्लूइड की हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लूइड जा रहे हैं स्लो वेलोसिटी से, प्रेशर ज़्यादा है तो कैपिलरी में यहाँ पर फ्लूइड की हाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी क्या है, सारी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है। प्रेशर जो है वो क्या होगी, इस रीजन में कम होगी। जब प्रेशर कम होगी तो फ्लूइड की हाइट जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। द डिफरेंस ऑफ द टू विल बी इक्वल टू एच। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फ्लूइड का हाइट और इस फ्लूइड का हाइट ये क्या है, ये एच के बराबर है। ये क्या है, एच के बराबर है। सो अब देखो, वही बर्नौलीज़ इक्वेशन, वही जो एरिया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन के मुताबिक आपने क्या, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। चूँकि ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, हॉरिजॉन्टल है तो H1 और H2 ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है। जब बराबर हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है उनका डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट कर जाएंगे, आपके पास रह जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। रीअरेंज करो, P2 को इधर लाओ तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो डेल्टा P आ जाएगा आपके पास, हाफ कॉमन ले लो, मतलब रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो डेल्टा P है वो रो जी एच के बराबर है। किसके बराबर है, रो जी एच। यू हैव डन इन मैट्रिक। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, दैट इज पास्कल लॉ। अब देखो, इस डेल्टा P की बजाय आप क्या लगा दो, रो जी एच लगा दो, और ये अपनी जगह पे ये लगा दिया हाफ, और ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, because rho and rho will cancel. According to equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2. So V2 क्या आ जाएगा, V2 is equal to A1 V1 divided by A2. Put in 1 we get, put in 1 we get 2GH is equal to A1 V1 by A2 whole square minus V1 square. तो इससे A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर ये कॉमन ले लो, और क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा सॉरी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और V1 स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, और माइनस V1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, V1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर आ जाएगा। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 1। तो V1 क्या आ जाएगा, V1 विल कम आउट टू बी 2GH अंडर रूट 2GH divided by A1 square A2 square minus 1 under the root. Now you have find V1, area of cross section you can easily find. So find the area of cross section. When you find the area of cross section, then you can easily find the flow of a fluid A1 V1. You can easily find the rate of flow of fluid A1 V1. इसी तरह किसी एरिया, किसी जगह पे आप वेलोसिटी को निकाल लो, एरिया से मल्टीप्लाई करो तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड आपको दे देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया यूजिंग बर्नौलीज़ थ्योरम। Now come to another application, that is aerofoils left of an aeroplane wings. ये aerofoils, anything that is flowing in air are called aerofoils. So aeroplanes are moving in air, so they are called aerofoil. ये देखो, these are aerofoils. I am going to show. Aerofoils are machine designed such that the pressure difference between its top and bottom provides a perpendicular upthrust. परपेंडिकुलर अपथ्रस्ट। एरोफाइल ऐसे मशीन है जिसकी ऊपर और नीचे प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, परपेंडिकुलर अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। परपेंडिकुलर अपथ्रस्ट प्रोड्यूस होता है यानी उसको एलिवेट करता है, लेफ्ट करता है वो चीज़। एरोप्लेन होता है, टॉप पे एयर की स्पीड और बॉटम पे एयर की स्पीड वो दोनों डिफरेंट होते हैं, और जब डिफरेंस होता है तो डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस आ जाता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एरोफाइल्स कहते हैं। They are given special shape such that the fluid speed V1 at its top is higher compared to the fluid speed at its bottom.
according to Bernoulli's theorem, V is inversely proportional to P. Thus P1 at the top of aerofoil is lower than pressure P2 at its bottom. This difference in pressure P1 minus P2 provides a perpendicular force F thrust to the flight of the aerofoils. ये देखो, आ जाओ अभी इसको, ये एरोफाइल्स हैं, ये मूव करते हैं एयर में। यहाँ पर स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होता है। जब स्पीड ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर नीचे वाले सरफेस पे स्पीड ऑफ द फ्लूइड कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये नीचे वाला ज़्यादा प्रेशर और ऊपर वाला कम प्रेशर, तो इस तरह इसको परपेंडिकुलर लेफ्ट मिलती है, परपेंडिकुलर थ्रस्ट मिलता है, परपेंडिकुलर थ्रस्ट मिलता है। और अगर नीचे आना हो तो उल्टा वो कर लेते हैं कि ऊपर का स्पीड क्या कर लेते हैं, एयर का वो कम कर लेते हैं और नीचे का जो है फ्लूइड का स्पीड तेज़ कर लेते हैं। तो ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा और नीचे वाला कम, तो फिर वो नीचे थ्रस्ट आ जाता है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एरोफाइल्स कहते हैं। हवा में उड़ने वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एरोफाइल्स कहते हैं। अब हम आते हैं ब्लड फ्लो मीटर, ब्लड प्रेशर मीटर जो आपने पढ़ा हुआ है। द ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ब्लड फ्लो मीटर। ब्लड प्रेशर measuring instrument is called blood flow meter. ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ब्लड फ्लो मीटर, जिससे हम ब्लड प्रेशर को मालूम करते हैं, ब्लड फ्लो मीटर। और ये भी बर्नौलीज़ इक्वेशन के उस पर काम करता है। देखो, ब्लड प्रेशर मीटर कंसिस्ट ऑफ इन्फ्लेटेड बैग। ये देखो जो हाथ पे घुमाया हुआ है दिखाई दे रहा है आपको, ये इन्फ्लेटेड बैग है विच इज़ बाउंडेड अराउंड द लेफ्ट आर्म ऑफ द पर्सन, लेफ्ट आर्म ऑफ द पर्सन। एयर बल्ब for increasing external pressure by repeatedly pressing। ये देखो, ये आपके पास ये हाथ में काला जो है नज़र, ये एयर बल्ब है, उसको प्रेस किया जाता है और प्रेसिंग से जो है आपके उसमें जो इन्फ्लेटेड बैग है वो फूलता जाता है, आपके हाथ पे प्रेशर एक्सर्ट करता जाता है। द एयर बैग ऑन द आर्म इज़ इन्फ्लेटेड ड्यू टू विच द आर्म विल स्क्वीजेज एंड द ब्लड वेसल्स इनसाइड इट कंप्रेसेस। जो हम ये करते जाते हैं, एयर प्रेस करते जाते हैं, तो इन्फ्लेटेड बैग जो होता है हाथ पे फोर्स डालता रहता है और इसी तरह मसल पे फोर्स आता रहता है, मसल जो है वो उससे कंट्रैक्ट होते जाते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन द सिस्टोलिक I120 tar, द वेसल कोलैप्स कटिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड। ये देखो, जब आपका ऊपर का जो प्रेशर, आपके अंदरूनी बॉडी का प्रेशर 120 टार्स है मैक्सिमम, तो उससे अगर ये ज़्यादा हो जाए, ये वाला बैग का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए, यानी जो आपने इन्फ्लेटेड बैग लगा दिया है ये फोर्स लगा दें और वो 120 से ज़्यादा हो जाए, तो आपका जो मसल्स है इतने कंट्रैक्ट हो जाएंगे कि उसमें ब्लड फ्लो मोमेंटरीली क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगी। अब जो है आप उस वाल को स्लोली रिलीज़ करते हैं, यानी एयर यानी हवा दोबारा वापस निकालते हैं। ओपनिंग द रिलीज वाल इन एयर बल्ब विल डिक्रीज द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द बैग स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब देखो, आपने वो जो नाब होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर को घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो उससे एयर जो है दोबारा वापस निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आपने जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर जो ज़्यादातर लगाया हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। और ये जो है ये किससे डिटेक्ट होता है, स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप डिटेक्ट्स द इंस्टेंट एट विच एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो, एट दिस पॉइंट ब्लड फ्लो with a high speed in the narrow contracted vessel. As a result, the flow is initially turbulent और आपको गर्गल्स की आवाज़ आ जाती है स्टेथोस्कोप के थ्रू। ये देखो तरीक़ाकार क्या होता है, यहाँ इन्फ्लेटेड बैग है, इधर से वो डॉक्टर क्या करता है, यूँ करता है, प्रेशर बढ़ाता है यहाँ तक कि अंदर का प्रेशर से बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए और ब्लड की फ्लो मोमेंटरीली क्या हो जाए, रुक जाए। और जब रुक जाती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वाल से
एयर को निकालता जाता है ताकि एक्सटर्नल प्रेशर आप कम करते जाएं। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि अंदर का प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर आपने अप्लाई किया है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ब्लड अचानक तेज़ स्पीड से निकलेगी और उस वक्त एक किसकी आवाज़ आएगी, एक आपके जो स्टेथोस्कोप आपने कान में लगाई है उसमें आपको गरगल की आवाज़ आएगी। और जब गरगल की आवाज़ आ जाती है तो समझ लो कि ये आपका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको आप क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। फॉर नॉर्मल पर्सन इट इज़ 120 टार्स आर मिलीमीटर ऑफ Hg। टार इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर, दैट इज़ मिलीमीटर ऑफ Hg आर टार्स। अब जो है ये फ्लो इब्तिदा में क्या होती है, टर्बुलेंट होती है। क्या होती है, टर्बुलेंट होती हैं। जो प्रेशर ड्रॉप होता जाता है, एक्सटर्नल जो आप एज द प्रेशर ड्रॉप्स द एक्सटर्नल प्रेशर इवेंचुअली इक्वल्स द डायस्टोलिक प्रेशर। जो प्रेशर ड्रॉप होता जाता है, हवा आप निकाल रहे होते हैं तो फ्लो जो है बिल्कुल लिमिनार हो जाती है, फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाती है। और जब फ्लो स्मूथ हो जाती है तो वो आपका क्या कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, डायस्टोलिक, जो कि 75 to 80 टार्स है, जो कि कितना है 75 to 80 टार फॉर नॉर्मल पर्सन। फॉर दिस पॉइंट the vessel no longer collapse during portion of flow of cycle. The flow is not now turbulent but it is laminar, thus gurgles in stethoscope disappear. For normal person the pressure varies between systolic 120 tar to 75 to 80 tars. These values of blood pressure vary for abnormal persons. Blood pressure of most people usually increases with age. ब्लड प्रेशर जो है एज के साथ साथ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं आर्टरीज़ में। उसमें जो है आपका चर्बी वगैरह डेवलप हो जाती हैं, जिससे आपकी ब्लड की फ़्लो जो है वो क्या हो जाती हैं, वो स्लो पड़ जाती हैं। और जब स्लो पड़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो बस जब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे तो हम पे भी ट्राई कर लो और अपना भी वो करते। तो दिस इज़ अबाउट दी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। ये देखो, इसका अगर आप चंद एक MCQs देखो, ब्लड प्रेशर ऑफ मोस्ट पीपल, ये आपका नस्ट और JK में एक दो दफ़ा आया है। ब्लड प्रेशर ऑफ मोस्ट पीपल तो क्या होता है, इंक्रीजेज विद एज, इंक्रीजेज विद एज। ब्लड मोस्ट पीपल का इंक्रीज एज। अब देखो, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ, ये भी आपकी ईटा में आया था, इन द यूनिट ऑफ टार्स, टार भी ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg ये भी ठीक है, C बोथ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये E भी ठीक है, B भी ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ज़्यादा वो है बोथ A एंड B। ये मैं नहीं कहता हूँ कि A ठीक नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि B ठीक नहीं है, दोनों ठीक है, लेकिन जो C है दोनों चूँकि उसमें आ रहे हैं तो दो ये ठीक है। In aerofoil, the pressure difference between the top and the bottom provide a perpendicular upthrust. Perpendicular upthrust, टॉप पे प्रेशर अगर कम है, बॉटम पे प्रेशर अगर ज़्यादा है तो वो ऊपर जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया इज 20 gallon per minute. The rate of flow of fluid through another cross section quarter of initial one is, another cross section which is quarter of the initial one is quarter 1/4। तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा था, सेम वॉल्यूम विल पास थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन एरिया इन द सेम टाइम, तो जवाब क्या होगा, 20 gallon per minute। नेक्स्ट वाले देखो, अ फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ स्क्वीजेज व्हेन फास्ट एयर इज ब्लोन थ्रू इट बिकॉज एक्सटीरियर प्रेशर इज ग्रेटर देन हायर देन द इंटीरियर प्रेशर। ये देखो, स्ट्रॉ जब जानते हो ना, फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ ले लो, तेज पूंग मारो तो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। क्यों कोलैप्स हो जाएगी, इसीलिए कोलैप्स हो जाएगी कि अंदर जब आपने फ्लूइड उसमें फ्लो कर दिया है तो अंदर फ्लूइड का स्पीड ज़्यादा हो गया है। जब फ्लूइड का स्पीड ज़्यादा हो गया तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, जबकि बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, तो वो कोलैप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगे।
इस तरह 2 पेंडुलम इस तरह सस्पेंड कर लो और उसके दरमियान एक जेट से या स्ट्रा से तेज़ हवा दरमियान में मारो तो दरमियान में प्रेशर गिर जाएगा, जबकि ये साइड वाला प्रेशर तो क्या होगा, वही रहेगा। तो ये दोनों पेंडुलम एक दूसरे टच करेंगे। इसी तरह अगर आपने तेज़ गाड़ी जब जा रही होती है तो तेज़ गाड़ी जब जा रही तो छोटे छोटे तिनके वगैरह या कागज़ वगैरह उसके पीछे भागते हैं, फ्लूइड का स्पीड ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। ट्रेन अगर तेज़ी से गुजरता है तो आप बिल्कुल किनारे पे प्लेटफॉर्म पे ना खड़े हुआ करो, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होता है तो रिलेटिव स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या होता है, वो ज़्यादा हो जाता है इन बिटवीन यू एंड द ट्रेन, और दरमियान में जो है वो प्रेशर क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाएगा एंड यू माइट बी फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन। सो लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम, ये जो आप ड्रिलिंग करते हैं आप वो करते हैं, तो ये सारे जो हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज़ इक्वेशन का शासाना है। तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप बताते हैं। यही चीज़ें जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको गूगल का एक छोटा सा वीडियो जो कि 8-10 मिनट का है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, और इसी तरह जो है वीडियोस देख लिया करो ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर होता जाए। ठीक है ना? ओके जी, देखते जाओ कि ये बर्नौलीज़ इक्वेशन के बारे में ये क्या कहते हैं। Bernoulli's equation is a simple but incredibly important equation in physics and engineering that can help us understand a lot about the flow of fluids in the world around us. It essentially describes the relationship between the pressure, velocity, and elevation of a flowing fluid. It has countless applications. We can use it to explain how planes generate lift, or to calculate how fast liquid will drain from a container, for example. We'll explore these applications and a few more later on, but let's start by reviewing the equation itself. It was first published by the Swiss physicist Daniel Bernoulli in 1738, and it looks like this. The equation states that the sum of these 3 terms remains constant along a streamline. Each of the terms is a pressure. The first term is the static pressure, which is just the pressure P of the fluid. Then we have the dynamic pressure, which is a function of the fluid density, rho, and velocity, v, and represents the fluid kinetic energy per unit volume. And the last term is the hydrostatic pressure, which is the pressure exerted by the fluid due to gravity. G is gravitational acceleration, and H is the elevation of the fluid, which is just its height above a reference level. This is the pressure form of the equation, but it can also be presented in the head form and the energy form. We can think of Bernoulli's equation as a statement of the conservation of energy. It says that along a streamline, the sum of the pressure energy, kinetic energy, and potential energy remains constant. This is really valuable information that can help us analyze a whole range of fluid flow problems. The equation does have a few limitations, which I'll cover later on in the video. But for now, the important thing to note is that it can only be applied along a streamline. We can define a streamline in steady flow as the path traced by a single particle within the fluid, or more technically, as a curve that at all points is tangent to the particle velocity vector. Let's look at an example where we apply Bernoulli's equation to flow through a pipe which has a change in diameter. We want to use the equation to see how the pressure changes as the flow passes from the larger to the smaller diameter. Bernoulli's equation is usually used to compare the flow at 2 different locations, so we can rewrite it like this, with points 1 and 2 both being on the same streamline. There's no significant change in elevation between points 1 and 2, so the potential energy terms cancel each other out. And if we put all of the static pressure terms on one side, we get this equation for the change in pressure. If we assume that the fluid is incompressible, the mass flow rate at points 1 and 2 must be equal. This gives us what's called the continuity equation, which is just a statement of the conservation of mass. Mass flow rate is equal to the product of the fluid density, the pipe cross-sectional area, and the fluid velocity.
so we can rearrange the continuity equation to obtain an equation for the velocity at point 2. The cross-sectional area, A2, is smaller than A1, which means that the velocity of the flow increases as it passes into the smaller diameter pipe. This is quite intuitive. By substituting this equation for V2 into Bernoulli's equation, we can see that since the velocity increases between points 1 and 2, the pressure between both points must decrease. This concept that for horizontal flow an increase in fluid velocity must be accompanied by a decrease in pressure is one way of formulating what we call Bernoulli's principle. It can seem counterintuitive because people often expect an increase in velocity to result in a corresponding increase in pressure. But it makes sense if we think about the conservation of energy. The energy required to increase the fluid velocity comes at the expense of the static pressure energy. Bernoulli's principle shows up in a lot of different places. We can use it to help explain how plane wings generate lift. Fluid flowing over an airfoil travels faster than fluid flowing below it. According to Bernoulli's principle, this creates an area of low pressure above the airfoil and an area of high pressure below it. And it's this pressure difference that generates lift. I'll cover lift and drag forces in more detail in a separate video. Bernoulli's principle also explains how Bunsen burners work. When the gas valve is opened, gas flows into the barrel at high velocity. Following Bernoulli's principle, this high velocity creates an area of low pressure in the barrel, which draws air in through the air regulator, allowing for more complete combustion of the gas. Several different flow measurement devices rely on Bernoulli's equation to determine the velocity of a flowing fluid. The pitot-static tube is one such device. It's often used in aircraft to measure airspeed. Here's how it works. If we place a tube into a flowing fluid, like this, and we attach a pressure meter to the end of it, the meter will measure the pressure at the end of the tube. At this point, the fluid velocity is reduced to 0, so it's called the stagnation point, and the pressure measured by the meter is called the stagnation pressure. We can apply Bernoulli's equation between an upstream point and the stagnation point and show that the stagnation pressure is equal to the sum of the static pressure and the dynamic pressure terms. All of the kinetic energy is essentially being converted into pressure energy at the stagnation point. If we add an outer tube which is sealed at the end but has holes further downstream, the outer tube will measure the static pressure of the fluid instead of the stagnation pressure. These two pressure measurements give us all of the information we need to determine the velocity of the flow. Another flow measurement device that uses Bernoulli's equation is the Venturi meter, which is an instrument used to determine the flow rate through a pipe. It works by measuring the pressure drop across a converging section of pipe. Say we want to determine the flow rate, Q, which is the velocity multiplied by the pipe cross-sectional area at point 1. We can easily rearrange the pressure drop equation we derived earlier when we looked at a change in diameter to get this equation for flow rate. All we need to know is the dimensions of the Venturi meter, the fluid density, and the pressures P1 and P2, and that allows us to calculate the flow rate. The Venturi meter has no moving parts and is a very simple and reliable way of measuring the flow rate through a pipe. The diverging section is longer than the converging section to reduce the likelihood of flow separation and keep energy losses low. Let's look at one more example where we can apply Bernoulli's equation. Say we have a beer keg, and we want to calculate how fast beer will drain when we first open the tap at the bottom. All we need to do is define our 2 points along a streamline and apply Bernoulli's equation.
It's a gravity-fed keg with a vent at the top, meaning that it's not pressurized. The pressure at both points will be atmospheric, and so the static pressure terms cancel each other out. We can also assume that the keg is large enough. Fluid velocity at point 1 is close to 0. If we rearrange Bernoulli's equation and define the height between the beer level and the tap as h, we get this equation for the beer velocity out of the tap. Those were a few examples of cases where we can apply Bernoulli's equation to get some valuable information or to solve a problem. But to use it correctly, it's important to have an understanding of the limitations of the equation, which arise because of how it's derived. There are several different ways Bernoulli's equation can be derived. It can be derived based on conservation of energy, by considering that the work done on the fluid increases its kinetic energy. Or it can be derived by applying Newton's second law, which involves determining the forces acting on a fluid particle and applying F equals ma. Although I won't cover either derivation here, they do both make some assumptions that we need to be aware of, since they limit how we can apply the equation. Firstly, the derivation of Bernoulli's equation assumes that flow is laminar and that it is steady, meaning that it doesn't vary with time, like this. Next, it assumes that the flow is inviscid, meaning that shear forces due to fluid viscosity are negligible. This assumption is needed because viscosity would result in a dissipation of some of the fluid's internal energy, and so the idea that energy is conserved along a streamline would no longer apply. And finally, the derivation of Bernoulli's equation assumes that the fluid behaves as if it's incompressible. This is usually valid for liquids, but might not be for gases at high velocities. All three of these assumptions need to be valid if you want to apply Bernoulli's equation. Adapted. ओके तो आपने देख लिया कि बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं बर्नौलीज इक्वेशन के, और बर्नौलीज थ्योरम जब आप डिराइव करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। उसकी लिमिटेशंस जो थी आपने देखी कि लिक्विड जो है आइडियल होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इसकी विस्कासिटी ज़ीरो होनी चाहिए, फ्लो उसकी लेमिनार या स्टेडी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की इसमें। सो दैट वाज द टर्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। ये फ्लूइड डायनामिक्स का आपके पास टर्मिनेटिंग टुडे लेक्चर वाज वेरी मच टायरिंग फॉर मी। आई एम नॉट फीलिंग वेल दैट मच एनी हाउ। 1-2 दिन से लेक्चर अपलोड नहीं किया था तो दिल करता है कि ये जो कोविड सिचुएशन है इसमें किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों की, अपनी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। कीप ऑन स्टडीइंग। ये नहीं कि लिमिटेड स्टडी, आप सारा स्टडी करते जाओ ताकि आपका नो हाउ जो है फिज़िक्स के बारे में ज़्यादा हो। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।